हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन प्लैट। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और मैं आपका आज इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारे टॉपिक होने वाला है ये रेगुलर टॉपिक से थोड़ा अलग जाने वाला है। अलग इस सेंस में जाने वाला है कि ना तो आज हम लोग 9th ना 10th ना 11th ना 12th को डील करने वाले हैं, बल्कि आज का जो हमारे वीडियो होगा ये बैचलर ऑफ फार्मेसी के ऊपर होने जा रहा है। ये टॉपिक बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन की वजह से हमारे कॉलेजेस बंद हैं और कॉलेजेस बंद हैं तो इसमें क्लासेस नहीं लग रही हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो अभी तक अनटच्ड हैं। और अनटच्ड होने का कारण ये है कि एग्जाम में अगर ये टॉपिक्स आते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो और जैसा कि यूनिवर्सिटीज का नोटिस आ रहा है कि एग्जाम को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, लेकिन एग्जाम को टाल दिया गया है इसका मतलब जैसे कि आरजीपीवी में होने वाला है, शायद 20 मई से एग्जाम होने जा रहा है, तो फिर उसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी आरजीपीवी ने पूछ रखे हैं अपने एग्जाम्स में, हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ करके उनके आंसर्स को खोज करके उनके आंसर्स को समझ करके हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यही एक सिंपल सा सॉल्यूशन है फिलहाल के लिए। तो इसी चीज के ऊपर ये वीडियो है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरजीपीवी ने ऑलरेडी पूछ रखा है उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो हमारा मेन 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि बीपी 201 ये हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बीपी 202 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बीपी 203 हमारा बायोकेमिस्ट्री है एंड बीपी 204 हमारा पैथोफिजियोलॉजी है। इसके अलावा जो हमारे पास 2 नन यूनिवर्सिटी पेपर है उसको फिलहाल हम साइड में रखते हैं और ये मेन जो 4 हमारे ये सब्जेक्ट है इसको हम लेकर के चलेंगे। तो पहला जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है जिसका कोड है बीपी 201T, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। इस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किया तो उसमें जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया था वो ये था कि इसमें पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम एंड एड ए नोट ऑन एक्शन पोटेंशियल एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर हम आरजीपीवी के क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं तो ये टोटल 8 क्वेश्चन पूछता है, जिन 8 क्वेश्चंस में हमें 5 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते हैं अपने नोटबुक में। दिस नोटबुक में 32 पेजेस होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितना अच्छे से आप इलेबोरेट करके और बिना भटके हुए लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलता है आपके एग्जाम्स में। तो इसी के ऊपर ये डिस्कशन होने जा रहा है कि हम अपने पेपर को किस तरीके से सुंदर बना सकते हैं ताकि मार्क्स जो है सो कम से कम कटे और जो कॉपी चेक करने वाले हमारे टीचर्स हैं वो हमें अच्छे से मार्क्स दे सकें। कॉपी देखने से लगना चाहिए कि आंसर लिखा हुआ है, इसमें कोई क्या मतलब कोई डीलिंग नहीं है, मतलब फालतूबाजी नहीं है यहाँ पर। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो जैसा कि उन 8 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो ये है हमारे एचएपी का, वो है कि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, फाइन, अगर हम देखें कि हम 32 पेज को अगर हम भरना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में और हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं तो हम किस तरीके से भर सकते हैं। 8 पेज का एक आंसर हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम 5 पेज का लिखते हैं तो 25 पेज में खत्म हो जाएगा। 6 पेज का लिखते हैं तो 30 पेज, मतलब 7 से 8 पेज तक हमें ले जाना है, मिनिमम 6 पेज रखना है एक आंसर को। और इसके लिए हम अभी से तैयारी करते हैं। आज जैसे कि हो गया 20 तारीख और सुनने में आया है कि 20 मई से एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास नेट आज से पूरे 1 महीने का समय है। तो ये लगभग 1 महीने का समय जो है हम इसको वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, फाइन। तो जो इस क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, क्या कहता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी में जो हमारे अंदर हमको कमांड करके चल रहा है। मतलब कि अगर हमें प्यास लगी है तो हमें फील होता है कि हमें पानी पीने की जरूरत है। इस चीज को कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। हमें चलना है, यहां से वहां तक जाना है तो हम अपने पैरों से चलकर वहां तक पहुंचते हैं। हमारे पैरों को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में फिर हम उस चीज से रिस्पॉन्ड करते हैं और हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे अंदर जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं
इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ये ब्रेन से निकला स्पाइनल कॉर्ड है ना, और फिर वहां से निकले अलग अलग नर्व फाइबर्स, ये इन सबको मिला दे तो तैयार होता है हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के ऊपर एक डिस्कशन करना है, नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब करना है कि वो क्या होता है। आगे सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है कि एक्शन पोटेंशियल एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। एड ए नोट ऑन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो हमारा एक नर्व सेल को अगर हम फिगर आउट करते हैं, एक नर्व सेल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका एक एंड होता है डेंड्राइट और दूसरा जो एक्सॉन टर्मिनल। जो मैसेज एक नर्व सेल रिसीव करता है अपने डेंड्राइट से और फिर उसको अपने सेल बॉडी और एक्सॉन के थ्रू होते हुए अपने फिर नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जो मैसेज ट्रांसफर करता है, यही कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से आंसर लिख सकें। एंड द न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इस चीज का भी डिस्कशन हम इस क्रम में आगे करने वाले हैं। फाइन, तो हम शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। फाइन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सभी को साथ में चलना है। जैसा कि मैं आपका टीचर नहीं, आपका एक क्लासमेट हूं, तो ये एक हेल्प होगा एक दूसरे का। सो इस चीज को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। जैसा कि इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम एक अपने नर्वस सिस्टम की बात करें, हम एचएपी है, तो चूंकि यहाँ पे हमें अदर एनिमल्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हम अपने ह्यूमंस की बात करेंगे, हम इंसानों में क्या हो रहा है। तो अगर एक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये मेनली दो तरह के सेल के मिलने से बना होता है। एक तो है न्यूरॉन्स एंड द सेकेंड वन इज ग्लियल सेल्स। समझ में आया, दो तरह के सेल के मिलने से बना है, एक है न्यूरॉन एंड द सेकेंड वन इज ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट, जिस तरीके से एक सेल को डिफाइन करने के वक्त हम कहते हैं कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी लाइफ का उसका फंक्शनल यूनिट जिस तरीके से सेल होता है, मतलब कि सेल के मिलने से ही लाइफ बनता है, उसी तरीके से हम न्यूरॉन्स को कहते हैं, इन न्यूरॉन्स को कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब कि यही न्यूरॉन्स हैं जो आपस में मिलकर के एक नर्वस सिस्टम को तैयार करते हैं। फाइन, इतना समझ में आया। और सेकेंड वन इज ग्लियल सेल्स। ये ग्लियल सेल क्या है, ये न्यूरॉन्स जो हमारे अंदर मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, उसी न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करता है ग्लियल सेल्स। उस न्यूरॉन को मैकेनिकल सपोर्ट देता है ग्लियल सेल्स। उस न्यूरॉन को पेरेंट्स की तरह, जैसे कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों का केयर करते हैं, उस तरीके से ये ग्लियल सेल्स इन न्यूरॉन्स का केयर करता है। आगे इन सब चीजों का डिस्कशन करते हैं हम। फाइन, ओके, देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं कि पहला सेल जो था न्यूरॉन, उस न्यूरॉन के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। फिर न्यूरॉन के ऊपर जब डिस्कशन कर लेंगे तो फिर हम आगे ग्लियल सेल्स की ओर बढ़ेंगे। फाइन, तो पहले देख लेते हैं भाई कि न्यूरॉन क्या होता है। जैसा कि ऑलरेडी तुमको बताया कि न्यूरॉन क्या था, कि न्यूरॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम से समझने की जरूरत यही है कि जैसे एक सेल मिलकर टिश्यू बना रहा है, फिर वो टिश्यू एक ऑर्गन, फिर ऑर्गन मिलके आपस में ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। सेम उसी तरीके से कि एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, फिर उससे एक और न्यूरॉन, फिर एक और न्यूरॉन, इस तरीके से मल्टीपल्स ऑफ न्यूरॉन्स मिल करके एक नर्वस सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। इसलिए न्यूरॉन्स को हमने क्या कह दिया कि न्यूरॉन्स आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फाइन, ये बहुत अच्छा लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद करके चलना, इसको दिमाग में रख करके चलना। सेकेंड स्टेटमेंट, ये जो नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये काफी जगह से बुक्स से और बुक्स पढ़ने के बाद इसको एक छोटा सा समरी टाइप में, एक जो आसानी से समझ में आए उस लैंग्वेज में इसको लिखने का कोशिश किया गया यहाँ पर। तो इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसको नोट्स भी तैयार कर सकते हो। फाइन, तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसका
कि these neurons transmit information to other nerve cells, muscles और gland cells। अब कहने का ये है कि एक न्यूरॉन ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक न्यूरॉन का एक डायग्राम है, ये इस डायग्राम को भी बना लेना, और वह एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करेंगे, हम मतलब कि मैं और तुम हम सभी मिलकर के क्या करेंगे कि इसका डायग्राम भी वहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। फाइन, डायग्राम बनाने से क्या होगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज्यादा खिल करके बाहर आता है, लगता है कॉपी चेक करने वाले को भी कि यहाँ इस बंदे को आंसर आ रहा है, इसने रट कर नहीं रखा है यहाँ पर। फाइन, तो ये जैसा कि एक डायग्राम है, डायग्राम में हमें देखने को मिलता है कि ये एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में ये बीच में एक बड़ा सा तुम्हें सेल बॉडी टाइप दिख रहा होगा। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसे हम सेल बॉडी कह लेते हैं। फाइन, इस सेल बॉडी के बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कह लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कह लेते हैं। और इस नर्व सेल के ऊपर एक एंड है, जिस एंड को हमने डेंड्राइट कह लिया। ये डेंड्राइट क्या करता है कि इसके ऊपर कोई अगर नर्व सेल था तो ये मैसेज वहां से रिसीव करता है, इसके थ्रू ये मैसेज क्या करेगा, ये मैसेज रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, इधर से ये मैसेज को रिसीव करता है। फाइन, रिसीव करता है और फिर इधर से ये सेल बॉडी में वो मैसेज आया। मैसेज कहाँ आया, सेल बॉडी में। अब मैसेज वहां से निकलता है और आगे की ओर बढ़ता है, किधर, तो आगे एक्सॉन की ओर बढ़ता है। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर इधर से दिख रहा है ये एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि एक कवरिंग चढ़ाया हुआ है। ये कवरिंग हमें देखने को मिल रहा है किसके ऊपर, तो ये एक्सॉन के ऊपर, एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर। उस कवरिंग को, उस लेयर को हम क्या कह लेते हैं, माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं, उसे हम माइलिन शीथ कह लेते हैं। और माइलिन शीथ, अभी यहाँ पे कहोगे इसे माइलिन शीथ भी कहा और यहाँ पर स्वान सेल के नाम से भी डिनोट कर दिया। तो ये स्वान सेल्स जो होते हैं ये मिलकर के माइलिन शीथ को बना रहे होते हैं। फाइन, ये बात समझ में आई। इसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा कि दो माइलिन शीथ के बीच में एक गैप है, एक जंक्शन है। उस जंक्शन को हमने कह दिया नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर के नाम से हम उसे जानते हैं। एंड फाइनली इधर आता है एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पे हमने सिनेप्स दिखाया, चूंकि यहाँ पर ये अगेन डेंड्राइट है, किसका, तो दूसरे इसके बाद जो कोई नर्व सेल होगा उसका ये क्या है, डेंड्राइट है। और ये फाइनली इसको नर्व एंड कह लेते हैं। फाइन, इतना क्लियर है, ये था इसका स्ट्रक्चर। अब चूंकि ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ले जाते हैं। तो ये जो एरो दिख रहा है कि इधर से मैसेज रिसीव होता है और इस रास्ते होते हुए फिर वो क्या करता है, दूसरे नर्व में चला जाता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना था एक टॉपिक एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जहां पर हमें देखना था कि एक न्यूरॉन एक मसल से किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो वो न्यूरॉन जैसे ही मसल्स में आता, मसल्स को सिग्नल भेजता है, मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। मतलब कि न्यूरॉन हमारे मसल से भी जुड़ा होता है तो मस्क्यूलर एक्टिविटीज होता है। नर्व सेल से जुड़ता है अगर एक नर्व सेल दूसरे से, तो वहां दूसरे में मैसेज का ट्रांसफर होता है। अगर ये नर्वस सेल ग्लैंड सेल से अगर के जुड़ता है तो ग्लैंड सेल्स के पास सिग्नल जाता है और फिर वहां पर वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन हो गया, पिट्यूटरी हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। इन तरह के हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन होना शुरू होता है जब ग्लैंड सेल्स के पास इंफॉर्मेशन जाता है। फाइन, समझते चलना बात को। और थर्ड स्टेटमेंट इसका ये कह रहा है कि इन ह्यूमंस, हम इंसान में, न्यूरॉन्स आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस। मतलब कहने का कि हमारे नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो हमारे दो पार्ट है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर पूरे के पूरे न्यूरॉन्स वगैरह आते हैं। फाइन, तो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि उसका जो मेन कंपोनेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली किन चीजों का बना है, तो पता चला कि मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन का बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज का बना है मेनली,
तो भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी मेनली न्यूरॉन का बना है। वही बात ये कह रहा है कि चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो, या फिर हमारे बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल नर्व्स हो, ये सब का सब जो होता है किसका बना होता है? ये सबका सब इनका कोर कंपोनेंट जो होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स ही मिलकर के इन सब चीजों का फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। फाइन, जब इतना हम जान लेंगे तो हमारे पास आता है कि अब इसके टाइप्स को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। टाइप्स को जानने जाते तो हमें पता चलता है मेनली 3 तरीके का न्यूरॉन है हमारे पास। 3 तरीके का न्यूरॉन है। 3 में कौन है? पहला जो है सो सेंसरी न्यूरॉन। नाम से ही लग रहा है सेंसरी, सेंस करता है। फंक्शन है कि जैसे कि एक मार्केट को टच किए तो हमें पता चल रहा है कि हमने किसी भी वस्तु को टच किया है, तो इस चीज को ये सेंस करता है। सेंस कौन करता है? तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंस करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने सेंस किया और ये सेंस करके मैसेज को भेज दिया। कहां पर? मैसेज को भेज दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन के पास। तो हमारा ब्रेन जो था उसे पता चला कि हाँ मार्कर है जो इस बंदे ने टच किया है। फाइन, तो मतलब सेंस करने का काम कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन। एंड द सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल हमें यहां से जंप करते हुए उधर चले जाना है, तो जंप करना है, तो जंप करने में हमें दोनों पैर को उछालना है, तो ये कौन मैसेज करेगा? ये ब्रेन से मैसेज आएगा हमारे, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक मैसेज जाएगा, तो वो का मोटर न्यूरॉन। एंड द थर्ड वन इज द इंटर न्यूरॉन, जो क्या कर रहा है कि जो सारे के सारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे ब्रेन, हमारे पेरिफेरल नर्व, जो भी नर्व्स हैं उनको आपस में जोड़ करके रख रहा है। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। इन सबको एक काम करना, इन सबको नोट कर लो। और फाइनली ये न्यूरॉन हो गया। अब इस न्यूरॉन के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे और ग्लियल सेल्स की स्टडी करेंगे। काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये नोट्स तैयार किया गया है, और इसको पढ़ लोगे और ये इन सबको समझ लोगे तो एक बेसिक आइडिया हो ही जाएगा, तो ये तुम्हें काफी मदद करेगा। फाइन, इतना नोट कर लो, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं ग्लियल सेल्स की ओर। ठीक है, फाइन, चलो। तो इसके आगे जो सेकंड टाइप ऑफ सेल था हमारे पास, ग्लियल सेल्स। तो ग्लियल सेल्स का डिस्कशन अब हम कर लेते हैं। फाइन, ग्लियल सेल्स के बारे में जैसा कि एक बताया ही था इसके शुरुआत में कि ये क्या करता है कि एक्चुअली ग्लियल सेल्स जो है वो एक पेरेंट की तरह बिहेव करता है। किसमें? हमारे नर्वस सिस्टम में। हमारे नर्वस सिस्टम में ये एक पेरेंट का रोल प्ले करता है। जैसे कि एक रियल लाइफ में देखा जाए तो जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों का केयर करते हैं, सेम उसी तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारे नर्व सेल का जो केयर करता है वो केयर कौन करता है? तो ग्लियल सेल्स है। ये ग्लियल सेल्स एक्चुअली पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं। फाइन, इन सब ये एक वर्ड है, इसको याद रखना, ये सेंटेंस को खूबसूरत बना देता है। जैसे कि ये क्या करते हैं? ये नर्चर, ये उसको पालन करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसको न्यूट्रिशन का सप्लाई करते हैं। अगर हम इधर की ओर देखें तो इसके अगर मेन फंक्शंस की बात की जाए तो मेन फंक्शन में क्या होता है कि लिखा हुआ है कि टू सराउंड न्यूरॉन एंड होल्ड देम इन ए प्लेस। अगर जैसे कि एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाया था जो अभी, उसमें देखा था कि जैसे श्वान सेल को जिस तरीके से श्वान सेल ने एक्सॉन टर्मिनल को घेर के रखा था, और श्वान सेल भी क्या है? एक टाइप है किसका? ग्लियल सेल का। तो श्वान सेल क्या करता है? उसको घेर के रखा था। वही ये बोल रहा है कि किसी भी न्यूरॉन को घेर करके रखता है कौन? तो ये ग्लियल सेल। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू न्यूरॉन। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन न्यूरॉन्स को दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है कि भाई, और ऑक्सीजन दे रहा है कि तुम अपना रेस्पिरेशन करो और एनर्जी निकालो। तो ये पेरेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है। फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो कहता है कि मोस्ट अबंडेंट सेल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भरा पड़ा होता है बहुत ज्यादा। जितना तुमको ये न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता, उतना तुम्हारा ये क्या होता है कि ग्लियल सेल्स पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता है दे मेंटेन टिश्यू होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में देख रखा था कि भैया क्या होता है, तो उस होम्योस्टैसिस को भी ये मेंटेन करवाता है। ये जैसे टिश्यू का जो होम्योस्टैसिस था वो जिस तरीके से मेंटेन हो रहा था, तो उस चीज को कंट्रोल कर रहा था कौन? तो यहाँ पे ग्लियल सेल्स हमारा उस चीज को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि दे ऑल्सो सपोर्ट इन न्यूरोट्रांसमिशन। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें एक्शन पोटेंशियल और न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होगा? यही वही न्यूरोट्रांसमिशन।
जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल है, तो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमिशन करवाता है, तो न्यूरोट्रांसमिशन कराने में मदद कौन करता है, तो भैया न्यूरोट्रांसमिशन करवाने में ये ग्लियल सेल्स भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एडल्ट न्यूरोजेनेसिस, न्यूरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है बनना, न्यूरॉन्स को बनने में भी कौन मदद करता है, ग्लियल सेल्स। न्यूरोजेनेसिस का मतलब न्यूरॉन्स का बनना, तो न्यूरॉन्स को बनने में भी मदद कर रहा है ग्लियल सेल्स। एंड इम्यून सर्विलियंस, इम्यून सिस्टम जो हमारे अंदर है, जिसके दम पर हम बाहरी पैथोजन से लड़ सकते हैं, कि कोई बैक्टीरिया या वायरस या फिर किसी एक्सटर्नल पैथोजन का हमारे बॉडी में एंट्री होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ही वो चीज है जो उनसे लड़ने में मदद करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम उन पैथोजेंस पे हावी हो जाता है तो फिर हमें किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है, हम फिट एंड फाइन रहते हैं। लेकिन अगर वो पैथोजेंस हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देता है तो फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो उस इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करने का काम कौन करता है, ये ग्लियल सेल्स करता है। आगे इसके ऊपर बढ़ेंगे तो पता चलेगा जो सिनेप्स है, सिनेप्स मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसको ये क्या करता है, बड़ा बनाता है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है, मोर स्टेबल बनाता है। मतलब कुल मिला के है कि सिनेप्स को ज्यादा ताकतवर बनाने का काम कौन करता है, ये ग्लियल सेल्स करते हैं। आगे की ओर बढ़े तो इसमें पता चलेगा, थर्ड पॉइंट इसका है कि टू इंसुलेट वन न्यूरॉन फ्रॉम अनदर। अब जैसे कि हमारे घर में वायरिंग हो रखा होता है और कहीं से दो तार क्या हो गया, दो तार कट गया और आपस में जब सट जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब कि वहां पे आग लगने का खतरा होता है, मतलब बिजली वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है जो हमारे क्या करते हैं, हमारे अप्लायंसेस को डैमेज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से दो तार आपस में ना सटे इसलिए उसके ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग होती है। सेम उसी तरीके से ये ग्लियल सेल्स जो कवरिंग प्रोवाइड करा रहे थे न्यूरॉन पे, वो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से के टच में आने से रोकते हैं। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा था एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो क्या करता है, आसानी से जा पाता है। और फिर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट नाम की चीज वहां पर नहीं हो पाती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। जैसा कि यहाँ पर बताया कि ये इम्यून सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है, सो ये क्या करता है कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। और जो डेड न्यूरॉन्स है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है जो मर चुके हैं, जिनका कोई रोल नहीं है, उसको भी ये बाहर करने में मदद करता है। फाइन, ये फंक्शन है हमारे ग्लियल सेल्स का। अगर ग्लियल सेल्स के अगर टाइप्स की बात करें, जिस तरीके से हमने नर्व सेल के टाइप की बात की थी, तो हमें पता चला था सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, इन सब के बारे में पता चला था। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ग्लियल सेल्स का डिस्कशन करें तो हमें पता चलता है टोटल 6 टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स हैं हमारे पास। इन 6 टाइप्स में से 4 टाइप जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास हैं और 2 टाइप जो है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो है वो है एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपेंडिमल सेल्स। फाइन, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास है सैटेलाइट सेल एंड स्वान सेल। फाइन, अगर हम इसके शॉर्ट, अगर इसका फंक्शन अगर हम शॉर्ट में अगर इसका डिस्कशन करते चले तो पता चलता है एस्ट्रोसाइट क्या है भैया, हमारे अंदर हमारे हार्ट बीट, हमारे ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करके चल रहा है कौन, एस्ट्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें तो जिस तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल ने क्या किया था, स्वान सेल ने एक माइलिन शीथ तैयार किया था, उसी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट कर रहा है। माइक्रोग्लिया की बात करें तो माइक्रोग्लिया एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर बहुत सालों तक रिसर्च चला और इसके बावजूद माइक्रोग्लिया का एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता चल रहा था। लेकिन अब हम माइक्रोग्लिया के फंक्शन को अच्छे से तरीके से जानते हैं। ये माइक्रोग्लिया क्या करता है कि ये चूंकि जो बताया इम्यून सिस्टम वाली कहानी, उसको कहीं ना कहीं ये माइक्रोग्लिया ही सपोर्ट कर रहा है। फाइन, ये पैथोजेंस को डिटेक्ट करता है, उसको समाप्त करता है। और जो डेड सेल्स थे उनको जो रिमूव करने का बात है, उसको जैसा फैगोसाइटोसिस, जिस तरीके से जो डेड सेल है उसको खत्म कर देना है, तो उसका काम कौन कर रहा है, माइक्रोग्लिया कर रहा है। एंड द फोर्थ वन इज द एपेंडिमल सेल। जैसा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF जिसे हम कहते हैं, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब सेरेब्रो मतलब ब्रेन से जुड़ा कहानी,
स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा कहानी। फ्लूइड मतलब एक लिक्विड, फ्लूइड मतलब जो ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करे, यहाँ पर लिक्विड होगा। तो मतलब हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो एक लिक्विड तैयार होता है, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है, उस चीज का फॉर्मेशन करवाता है कौन? हमारा एपेंडिमल सेल। इधर बात करें तो स्वान सेल वही माइलिन शीट तैयार करवा रहा है। और एक सैटेलाइट सेल की बात करें तो ये जैसे कि मसल्स का ग्रोथ हो गया, जैसे कि हमारे मसल्स में जो नर्वस सिस्टम नर्व सेल जाकर जो अटैच होते हैं, जो मैसेज ट्रांसफर करते हैं, उनके ग्रोथ, उन मसल से ग्रोथ में फिर कौन मदद करवा रहा है भाई? तो ये सैटेलाइट सेल मदद करवा रहा है। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें कि हम एक्शन पोटेंशियल और न्यूरोट्रांसमीटर को जो समझने का बात है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ये वीडियो बहुत लेंथी होता जा रहा है, ठीक है। तब तक के लिए तुम क्या करो, इसको पढ़ो और ये जो नोट्स है इसको अपने अकॉर्डिंग इसको लिखते चले जाओ। और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर कोई बात ऐसा लगे जो समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।